हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्जाम 321 पर। आज हम केमिस्ट्री में विलयन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक इकाइयों में सांद्रता ज्ञात करने की विधियों को पढ़ेंगे। इन्हीं विधियों के ऊपर आपसे आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो रासायनिक इकाइयों में सांद्रता ज्ञात करने की विधि कौन कौन सी विधि है जो आप इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि मोलता निकालने की विधि, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज और इसी तरीके से ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। इनके ऊपर न्यूमेरिकल हर वर्ष बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं रासायनिक इकाइयों में सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। इनको एक बार नोट कर लो, कौन कौन सी विधियां होती हैं, इनको नोट कर लो। नंबर 1 देखो, अब आएगी आगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, नाम से ही आपको पता चल रहा है ग्राम प्रति लीटर में, यानी कि इसकी डेफिनेशन देखिए। अगर आपसे बोर्ड में पूछा जाए कि विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करें, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपने विलयन लिया हुआ है 1 लीटर, कितना लेना है आपको? 1 लीटर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और इसमें विलय पदार्थ कितनी मात्रा में घुला हुआ है, तो यही कहलाएगी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। घुलने वाली चीज काय में लेनी है? ग्राम में। द्रव्यमान काय में लेना है? तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान ग्राम में, और जो विलयन का आयतन लेना है वो काय में लेना है? लीटर में। न्यूमेरिकल भी आपको इसी बेस पे मिलेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर मिलीलीटर लिखा हुआ मिले तो आपको काय में चेंज कर देना उसको? लीटर में। तो लीटर में चेंज करने के लिए करते क्या है? मिलीलीटर को भाग कर देते हैं 1000 से और वो चेंज हो जाएगा लीटर में। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल में लीटर में ही रखना है। तो इकाई क्या आ जाएगी इसकी? यूनिट ग्राम प्रति लीटर। और आयतन हमेशा काय में लेना है? लीटर में लेना है। न्यूमेरिकल के अंदर भी आपको ये ध्यान रखना है। तो ये परिभाषा है, ये इसका फार्मूला हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे, अच्छा, विलयन की सांद्रता एक बार डायग्राम के द्वारा भी समझ लो। देखो, ये कोई विलय पदार्थ लेना है आपको काय में? ग्राम में। अगर आपने ले लिया इसमें ले लिया 50 ग्राम ले लिया, ये कोई घुलने वाली चीज काय में ले ली? 50 ग्राम। और विलयन लेना है आपको लीटर में, 1 लीटर विलयन ले लिया, तो जो ये प्राप्त होगी सांद्रता वो कितनी हो जाएगी? 50 ग्राम प्रति लीटर। फिर हम इसको ये बोलेंगे 50 ग्राम प्रति लीटर। अगर आपने यहां विलयन लिया 500 ml, कितना लिया? 500 ml, और विलय पदार्थ लिया 50 ग्राम, ठीक है, विलय पदार्थ 50 ग्राम लिया, तो अब आपका जो विलयन की सांद्रता आएगी वो क्या हो जाएगी? 50 बटे, अब ये 500 ml में है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? बटे 1000 से इसको भाग कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 0.5 आ जाएगा, 0.5, और दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 0, और ये कितना हो जाएगा? 100। तो फिर इसकी जो सांद्रता आएगी वो 100 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगी, 100 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगी। इस तरीके से आप विलयन की सांद्रता आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूला भी सांद्रता का क्या बताया आपको? विलय का द्रव्यमान काय में लेना? ग्राम में, देखो लिया था, और आयतन काय में लेना? लीटर में। अगर ml में था तो मैंने लीटर में चेंज किया, तब जाके इसकी सांद्रता निकाली। यही काम आपको न्यूमेरिकल में करना। बस आपको कहाँ फोकस रखना है? ये देखना है जो आयतन दिया वो ml में दिया है तो लीटर में चेंज करना। और लीटर में चेंज कैसे करते हैं? 1000 से भाग करके। इस तरीके से विलयन की सांद्रता निकल के आ जाएगी। अब रासायनिक रूप में अगर हमें सांद्रता निकालनी हो, मोलरता की बात करेंगे। नंबर 2 टॉपिक आता है आपका मोलरता। मोलरता समझो किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं, इसको समझो। डेफिनेशन देखो, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यहां एक शब्द आया मोलों की संख्या को। अगर हम देखें इसका फार्मूला, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो m बराबर क्या हो गया? मोलरता, और छोटा n बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ विलय के मोल, और L बराबर क्या है? विलयन का आयतन। लेकिन ये भी काय में लेना?
लीटर में। अब एक शब्द आया मोल। इस मोल को समझो, ये मोल होता क्या है, कैसे निकालते हैं मोल। अब मोल निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, अगर मैं कहूं किसी विलियन में, यो 1 लीटर विलियन है, इसमें हमने ले लिया 5 ग्राम, कोई घुलने वाली चीज कितनी ली, 5 ग्राम, ठीक है ना। तो जो भी हमने इसमें विलय पदार्थ लिया उसी के अनुभार से उसको भाग कर दो, तो ये मोल निकल के आ जाएंगे। एन बराबर क्या होता है फार्मूला, मोलों की संख्या बराबर W/M। W का मतलब होता है विलय पदार्थ की मात्रा, जो घुलने वाली चीज है उसकी मात्रा निकालो, और जो भी विलय पदार्थ है उसके अनुभार से उसको भाग दे दो, तो मोलरता निकल, यो मोल निकल के आ जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर समझो। आपने अगर ले लिया NaCl ले लिया, देखो नेक्स्ट वाले जगह देखो, डायग्राम के द्वारा समझा दूं। ये है, अगर आपने ये लिया 5.85 ग्राम NaCl ले लिया, क्या ले लिया, NaCl, मात्रा कितनी ली इसकी, 5.85 ग्राम, ये बात समझ में आ गया। अब NaCl का अनुभार निकालो, NaCl का, Na का होता है 23 और प्लस Cl का होता है 35.5, ये मैं न्यूमेरिकल में आपको समझाऊंगा। तो जब इसे जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, 58.5। अनुभार कितना आया, 58.5। मात्रा कितनी ली थी आपने इसकी, 5.85। तो मोल जैसे ही आप मोल निकालेंगे, N बराबर 5.85 ग्राम में मात्रा तो रखो ऊपर, और इसका अनुभार कितना निकल का आया, 58.5। इससे भाग कर दो 58.5 से दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे बढ़ जाएगी, और ये कट जाएगा 1/10, क्योंकि एक बार कटा 1 जीरो बढ़ गई, 0.1 मोल आ गया। तो ऐसे मोल निकालते हैं। तो हमेशा याद रखना मोल कैसे निकालते हैं, जो भी घुलने वाली चीज है उसकी तो मात्रा रखो ऊपर, कितना लिया आपने, और उसी के अनुभार से उसे भाग कर दो तो मोल आ जाते हैं। ऐसे ही तो किया मैंने, देखो मात्रा तो रखी ऊपर, उसी का अनुभार निकाल के उससे भाग कर दिया, तो मोल निकल के आ गए 0.1। तो अब तो समझ में आ गया। तो मोलता का सूत्र क्या बन सकता है, M बराबर N/V, तो ये था ही लीटर में, ये तो फार्मूला N/V लीटर में, ये तो फार्मूला है ही, देखो ये रहा, क्लियर। लेकिन N की जगह हम ये भी लिख सकते हैं W/M गुना V लीटर में, क्योंकि इसकी जगह W/M क्यों आया, विलय की मात्रा लेनी ऊपर ली थी और अनुभार लेना है, लिया था, तो मोलता का सूत्र ये भी होता है। ये न्यूमेरिकल में आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई, N क्या था, मोल। अब तो समझ में आ गया, ये था मोल। अब इसके डेफिनेशन पे देखो, फिर वापिस डेफिनेशन क्या बताई थी अभी मैंने, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोलता कहलाती है। देखो सूत्र से भी समझ सकते हैं, N ऊपर है L नीचे है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। अब तो समझ में आया, डेफिनेशन उतारो और ये फार्मूला उतारो। मोलरता को फिर समझे दोबारा से। अगर आपने कोई विलय पदार्थ, अगर सोडियम ले लिया, सोडियम को कहते हैं Na, 46 ग्राम ले लिया, कितना लिया आपने, 46 ग्राम Na ले लिया, और विलियन ले लिया आपने 1 लीटर, कितना ले लिया, 1 लीटर विलियन ले लिया, क्लियर। अब ये जो विलियन बना इसकी सांद्रता निकालनी है आपको। अब मुझे एक बात बताओ, सोडियम का अनुभार कितना होता है, 23 होता है ना, सोडियम का अनुभार होता है 23। तो हमें सूत्र पता, मोलता का सूत्र होता है N/V, ये तो होता है N/V। N क्या है, यहाँ मोल है, N को हमने कहां से प्रदर्शित किया है, मोल से। अब मोल जो निकालते हैं ना N, ये विलय पदार्थ की मात्रा को रखो ऊपर और उसके अनुभार से कर दो उसे भाग, तो मोल आ जाएंगे। तो अब आप ये बताओ मात्रा कितनी है, 46, अनुभार कितना इसका, 23, मोल कितने आ गए, 2, कितने मोल आ गए, 2, तो 2 तो रखे हो ऊपर इस सूत्र में, देखो मोल आ गई है 2, क्लियर। और लीटर कितना ले रखा था हमने, 1, तो 1 से 2 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, तो 2 मोल प्रति लीटर आ गया इसकी सांद्रता। ऐसे सूत्र तो ये होता ही है, मोलता का सूत्र ये होता है ना, हाँ ये सूत्र होता है, L रख लो या V रख लो, बात वही है, आयतन वो लीटर लिख दिया, N/V लिख लो या L,
तो वी लिख लो। तो अब सबसे पहली बात ये थी कि आपको मोल निकालने आ रहे हैं नहीं। तो कोई भी आपसे पूछे मोल कैसे निकलते हैं, तो मोल निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जिसके भी मोल आपको निकालने हैं हमेशा विलय पदार्थ के मोल निकालो। जिसके भी आपको मोल निकालने उसकी मात्रा को तो रखो ऊपर और उसी के अनुभार से उसे भाग कर दो। यानी कि मोल का फार्मूला बस सीधा सीधा आपको ये याद रखना W/M होता है। मात्रा रखते हैं ऊपर और उसको अनुभार से कर देते हैं भाग। अब तो क्लियर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो टॉपिक नंबर तीसरा, मोललता। अब निकालने देखो उसमें था मोलरता, यहाँ है मोललता। अब डेफिनेशन में थोड़ा सा ही अंतर है, मोललता और मोलरता में अंतर देखना। इसकी डेफिनेशन देखो, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब आपने यहां बोला है एक शब्द विलायक, तो मोललता हुई। विलायक यानी कि जिसमें कोई चीज घोलनी है वो विलायक होता है। अभी जो मोलरता आपने पढ़ी उसमें था विलियन। उसमें क्या था, अगर मोलों की संख्या आप निकाल ले विलियन में तो मोलरता, अगर मोलों की संख्या आप निकाल ले विलायक में तो मोललता। बस ये अंतर है। मोल काय में निकालते हैं, विलियन में, तो मोलरता। अगर मोल निकालते हैं विलायक में तो मोललता। बस ये डेफिनेशन है। अब सूत्र क्या बनेगा इसका, मोललता बराबर विलय के मोल, देखो ये आ गया। लेकिन नीचे देखो विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में रखते हैं, काय में, किलोग्राम में लेना होता है। और यहाँ n बराबर तो विलय के मोल है ही, उसमें भी यही थे। द्रव्यमान काय में लेना हमें, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यूनिट मोल प्रति किलोग्राम। ये इसका बन जाएगा मात्रक। कभी कभी यूनिट भी आ जाती है, मोल किलोग्राम -1 लिख दो या मोल प्रति किलोग्राम। अब एक उदाहरण से इसे समझो, देखो उदाहरण बहुत अच्छा। 2 मोल NaCl को 1 किलोग्राम जल में घोला गया। मोल इसने खुद ही दे दिए, कितने मोल दिए, 2 मोल। और NaCl को 1 किलोग्राम किसमें, 1 किलोग्राम जल में घोला गया, तो मोलों की संख्या रखी ऊपर 2 मोल और बटे विलायक का मात्रा कितनी दी थी, 1 किलोग्राम नीचे, तो कितना आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो यहाँ मोल कितने दिए, दूसरा एग्जाम्पल अगर देखते हैं, 0.75 मोल ग्लूकोज को 1.5 किलोग्राम 1.5 जल में घोला गया, तो मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोलों की संख्या रखो ऊपर और किलोग्राम की मात्रा रखो नीचे, भाग करोगे तो 0.5, तो सूत्र में रखते ही ये आ जाएगा। और मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी है जो ताप पर निर्भर नहीं करती, इसलिए यह एक कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, कोलोगेटिव प्रॉपर्टी। कोलोगेटिव प्रॉपर्टी वही कहलाती है जो टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करती। तो ये बात समझ में आ गई। अभी एक बैल है, इसका डायग्राम भी देख लो। ये देखो विलायक कितना लिया आपने, इसमें ले लिया जल, कितना लिया, 1 किलोग्राम। जल की मात्रा कितनी ली, 1 किलोग्राम। और ये जो घुलने वाली चीज है NaCl, ये ले लिया हमने, सपोज करो 58.5 ले लिया। कितनी मात्रा में लिया NaCl, 58.5 मात्रा ली, और इसमें अच्छी तरह से मिला दिया। जल में 1 किलो जल में 58.5 ग्राम NaCl मिला दिया, तो 1 विलियन बन गया। अब मुझे आप बताओ, ये मैंने क्या लिया, मात्रा, मोल नहीं लिए, क्या ली, मात्रा ली। कौन से तत्व की ली, NaCl की। फार्मूला क्या है, N/kg, इसकी जगह बड़ा W भी रख सकते हैं हम, N/W किलोग्राम में होना चाहिए, ये तो है। अब मुझे बताओ क्या इसमें मैंने मोल लिए, नहीं ना, तो मोल कैसे निकालते हैं, मोल कैसे निकालते हैं, सूत्र क्या बन जाएगा, M बराबर W/M गुना बड़ा W, ये बन गया मोललता का सूत्र। W कितना है, ये रहा 58.5, W कितना है 58.5। NaCl का अनुभार निकाल लो, Na का होता है 23 और प्लस इसका हो जाएगा 35.5, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 58.5, तो ये भी आ गया 58.5, इसका अनुभार भी आ गया 58.5। और बड़ा W कितना लिया था, विलायक की मात्रा कितनी ली थी, 1 किलोग्राम,
इससे ये कैंसिल हो गया एक बार, तो कितना आ गया, एक मोल पर किलोग्राम। ये आ गया आंसर। इस तरीके से आप मोललता भी निकाल सकते हैं। तो मोललता का सूत्र क्या होता है, दोनों में अंतर देख लो। एक तो मैंने बोला था मोलरता, मोलरता का बराबर क्या सूत्र था, N/V। और इसमें क्या है मोललता, इसमें मोललता में क्या हो जाएगा, N/W। देखो दोनों में अंतर देखो, मोलरता में क्या है N/V, यानी कि विलय के मोल बटे आयतन में निकाल रहे हैं मोल, और यहाँ काय में निकाल रहे हैं विलायक की मात्रा में, बड़ा W। तो यो है मोललता। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, यही है। अब समझते हैं नेक्स्ट, रासायनिक सांद्रता निकालने की एक विधि आती है विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मलता बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर या तो डेफिनेशन आएगी या इसके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। अब यहाँ समझो, पहले डेफिनेशन देखते हो। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। यहाँ एक शब्द आया ग्राम तुल्यांक, अगर आपको ग्राम, उसमें तो मोल आए थे, इसमें क्या आया ग्राम तुल्यांक। अगर आप ग्राम तुल्यांक निकालने आ जाए तो नॉर्मलता निकल जाएगी। समझो फार्मूला क्या बनेगा इसका, n बराबर ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, और ये भी काहे में होना चाहिए, लीटर में, ठीक है ना। ये बना इसका फार्मूला, या ऐसे लिख सकते हैं n बराबर, इसे लिख सकते हैं W/E गुना V लीटर में। ये फार्मूला भी बन सकता है W/E गुना V। W/E जो होता है यही होता है ग्राम तुल्यांक। अब अगर आप पे ये E निकालना आ गया, जिसे हम कहते हैं तुल्यांक की भार, तुल्यांक की भार, अगर आप पे तुल्यांक की भार निकालना आ गया, देखो मात्रा तो दिया रहेगा कि इतनी मात्रा में लिया, अगर आपने तुल्यांक की भार निकाल के फार्मूले में रख दिया तो नॉर्मलता निकल के आ जाएगी। और गुना V काय में लेना होता है, लीटर में। देखो आयतन हमेशा लीटर में लिया जाता है। क्लियर बात समझ में आई। अब E कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इसे देखो, E निकालने का तरीका। तो सबसे पहले ये देखो, अगर ये लिया हमने ग्राम विलय Na2CO3 लिया, और इसके ग्राम तुल्यांक निकाले और विलयन बना लिया, 1 लीटर विलयन लेके यो कोई हमने विलयन तैयार कर लिया, इसकी नॉर्मलता निकालनी थी। अब आप समझो NaCl लिया था, देखो ये एक उदाहरण देखो, 5.3 ग्राम Na2CO3 का विलय 1 लीटर में घोला गया। अब इसमें देखो 5.3 लिया तो इसे 53 से भाग कर दिया तो ग्राम तुल्यांक निकल गया कि 0.1, और 0.1 लीटर कितना ले रखा था, 1 से ही भाग करेंगे तो 0.11 ही आ जाएगा। 53 देखो ये मात्रा एन इसने दिया था, ये क्वेश्चन में देगा 5.3 ये दिया। अब 53 Na2CO3 का अनुभार निकालो तो आएगा 126, कितना आएगा 126। अनुभार जैसे ही निकालेंगे इसका 126, न्यूमेरिकल में समझाऊंगा, और बटे इसे 2 से भाग करेंगे तो 53 ही आएगा। अब ये 2 से भाग क्यों करी, ये है क्वेश्चन, दो अनुभार को 2 से ही भाग क्यों करी, तो जब ये तो E निकलता है, E कैसे निकलता है वो ही समझाने जा रहा हूं मैं, आप E को देखो बस। ये एक तरीका है तुल्यांक की भार जिसे हम कहते हैं E, ये समझ लो बस कैसे निकलता है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम उस पदार्थ का तुल्यांक की भार कहलाता है। 1 ग्राम क्या कहलाता है, तुल्यांक की भार। जो अभिक्रिया में 1 ग्राम H प्लस, क्या दिया देखो यहाँ H प्लस, इस पे ध्यान रखना, और 1 ग्राम OH माइनस, या क्या होना चाहिए OH माइनस, या 1 ग्राम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आदान प्रदान या संयोजन करता है। एक शब्द आया H प्लस। अब जरा मुझे बताओ ये H पॉजिटिव किस में आता है, अम्ल में आता है ना, और OH माइनस किस में आता है, अक्षार में आता है, और पॉजिटिव निगेटिव काय में आता है, लवण में आता है। तो जो भी आपको न्यूमेरिकल में देगा वो या तो अम्ल देगा या अक्षार देगा या लवण देगा। तो तुल्यांक की भार कैसे निकलता है, देखो अगर हम बात करें अम्ल की, अब यहां देखो अम्ल, अगर लिया है HCl, अब बताओ मुझे HCl लिया, ध्यान देना, HCl को जब आप जल में घोलेंगे तो कितने H पॉजिटिव प्राप्त होंगे तुम्हें, 1। तो जब HCl का अनुभार निकालेंगे ना M, उसको 1 से भाग करना होगा, तो इसलिए यहां लिखा 1 से भाग। लेकिन अगर लिया H2SO4, अम्ल कौन सा लिया H2SO4,
इसको जब भाग करेंगे तो 2H पॉजिटिव टूटेगा। कितने H पॉजिटिव प्राप्त होते हैं? 2। तो जब H2SO4 का आप अनुभार निकालेंगे ना M, उसको 2 से भाग करना रहेगा तो E निकल के आ जाएगा। अनुभार को कहां से भाग करना पड़ेगा? 2 से। तो E निकल, अगर आपको ये पता ना किससे भाग करनी, तो वो तुल्यांक के भार है। अनुभार तो निकालना आप पे आता ही है, उसको जिससे भी भाग करोगे, देखो 2 से क्यों भाग कर रहे, क्योंकि इसमें 2H पॉजिटिव आएगा तो तुल्यांक है। इसी तरीके से आपने ले लिया अगर H3PO4, तो यहाँ कितने H पॉजिटिव? 3 है ना। तो जब इसका अनुभार निकालेंगे तो कितने से भाग करना पड़ेगा हमें? 3 से, तो E निकल के आएगा। अब तो समझ में आ रहा, न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए क्षार को देखो, इसमें NaOH कितने OH है? 1 से भाग। इसमें कितने OH है? 2 से भाग। इसमें कितने OH है? 3 से भाग। अनुभार निकाल के इससे भाग करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये तत्व दिया या ये दिया, ये दिया। अगर लवण की बात करें, NaCl है, कितने पॉजिटिव में टूटेगा? 1 में। या नेगेटिव कितना आएंगे? 1। Na2SO4 कितने उसमें? देखो Na2SO4 देख लो एक बार, Na2SO4, SO4 पे 2 माइनस होते हैं और Na पे 2 लगा के 1 पॉजिटिव, तो 2 ही हो गए। तो 2 से इसलिए भाग करनी पड़ेगी, 2 ही पॉजिटिव 2 ही नेगेटिव, तो 2 से भाग हो जाएगी। ये रहा 2 से भाग। Na3PO4 में 3 से भाग। तो तुल्यांक की भार हमेशा कैसे निकलता है, फिर एक बार समझ लो। ये तुल्यांक की भार निकालने का तरीका क्या है, न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से प्रयोग करना है आपको। तुल्यांक की भार E बराबर जितना भी अनुभार आप निकालोगे उसको भाग करनी रहेगी या तो H पॉजिटिव की संख्या से, या OH नेगेटिव की संख्या से, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो तुल्यांक की भार निकल के आ जाएगा। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? अनुभार निकाल के कितने से भाग करेंगे, वो तुल्यांक की भार। अब एक बार नॉर्मलता का सूत्र फिर देख लो, N बराबर W/E गुना V। देखो W भी आपको न्यूमेरिकल में पता चल जाएगा, ग्राम में मात्रा। V भी दिया रहेगा, ml में देगा या लीटर में देगा। लेकिन E कैसे निकलेगा? जो तत्व दिया रहेगा, जैसे उसने बोल दिया Na2CO3, ये बोला Na2, तो सबसे पहले इसका अनुभार निकालो। देखो कैसे, 23 गुना 2, क्योंकि 2 है, प्लस C के कितने होते हैं? 12, प्लस 3 गुना 16, तो ये टोटल आ जाएगा 126। लेकिन इसे भाग कितने से करेंगे? 2 से। भाग कितने से करेंगे? तो ये कट के कितना आ जाएगा? 53। तो यहाँ 53 रखना रहेगा। अब बताओ समझ में आया नहीं? क्यों आया 2? ये क्योंकि इसमें पॉजिटिव संख्या 2, क्योंकि एक लवण है और जब तोड़ोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, तो इसलिए 2 से भाग। ऐसे तुल्यांक की भार रखते हैं। लेकिन अगर मोलता का सूत्र देखें, मोलता में क्या था? W/M गुना V। अगर यही तत्व बोलता Na2CO3, यहाँ क्या आया? M अनुभार, तो यहाँ 126 ही रखना होता। लेकिन नॉर्मलता में क्या है यहाँ? E, तो यहाँ 53 रखना। ये अंतर है, देख लो दोनों में। यहाँ अनुभार है मोलता के सूत्र में, तो इसलिए बस 126 ही रखेंगे। लेकिन यहाँ तुल्यांक की भार है तो तुल्यांक की भार निकाल के रखेंगे 53। अब बताओ समझ में आ गया अच्छे से? नॉर्मलता रही है। बस लास्ट टॉपिक को देख लो, यह है मोल प्रभाज। मोस्ट इंपोर्टेंट। इसकी डेफिनेशन भी आपको पता हो और न्यूमेरिकल कैसे निकलते हैं ये भी पता हो। डेफिनेशन अगर देखें, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। अब डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, बात है कि ये आपकी समझ में आई या नहीं आई। डेफिनेशन तो आप सोच रहे कि हम रट लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। आप समझो, आप मुझे बताओ, जब कोई आप विलयन बनाते हो, तो एक विलयन बनाने में क्या क्या चीज मिली होती है? बताओ। विलय और विलायक। क्या विलयन किसकी चीज से मिलकर बना है? विलय से और विलायक से। अब एक बात बताओ, क्या विलय एक ही लेवे या ज्यादा भी ले सकते हैं? भाई विलयन में एक ही चीज घोल सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं? ज्यादा भी ले सकते हैं। तो अगर 2 विलय ले लिए, घुलने वाली चीज 2 ले ली, नमक भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी और पानी भी डाल दिया, तो 2 तो विलय है, उसमें एक विलायक है। ये बात समझ में आ गई? तो अब आपको मोल प्रभाज कैसे निकालने? पहले क्या बोला मैंने? नमक, NaCl के मोल ले लो, ये N1 मान लो। दूसरा क्या लिया मैंने? चीनी, उसके भी मोल ले लो।
और तीसरा क्या लिया मैंने, पानी। उसके भी ले लो। टोटल तीन घटक थे। तो ये विलयन कैसा था, त्रिअंगी, यानी कि तीन तीन चीज से मिलकर बना हुआ। लेकिन आप जब न्यूमेरिकल करोगे सिर्फ दो ही लेने पड़ेंगे, विलायक और विलय। ऐसा विलयन क्या कहलाता है, द्विअंगी, यानी कि दो चीजों से मिलकर बना हुआ। अब मोल निकलते कैसे हैं ये समझ लो। मोल प्रभाज किसको कहते हैं, किसी घटक का मोल प्रभाज। अब बिल्कुल ध्यान से समझना इस बात को, चित्र से समझा देता हूं। अब आप ये देखो, कोई घटक लिया A, इसके मोल है N कुछ भी। दूसरा घटक लिया B, इसके भी कुछ मोल है, और कुल मिश्रण प्राप्त हो गया ये टोटल। अब मैं कह रहा हूं, अब ये समझो, हमने ले ली चीनी, क्लियर, इसमें मिला दिया पानी, ध्यान से समझना, चीनी ली और पानी लिया। अब ये हमारे पास कोई विलयन प्राप्त हो गया। अब मोल प्रभाज आपसे या तो चीनी के पूछ सकता है या पानी के, या तो चीनी के मोल प्रभाज पूछेगा न्यूमेरिकल में, या पानी के। अब समझ में आने वाला आपकी, अगर चीनी का पूछे तो चीनी के मोल तो रख दो ऊपर, चीनी के मोल रख दो ऊपर, और नीचे टोटल मोल, यानी कि चीनी के भी और पानी के भी, वो टोटल रखना नीचे, टोटल हमेशा नीचे। अब देखो, अगर मैं कहूं चीनी का 1 मोल है, पानी के 2 मोल है, कितना हो गए, पानी का 1 है और चीनी के 2 है। अगर मुझे किसके निकालने, चीनी के मोल, तो चीनी के मोल तो रखो ऊपर, रख दिया, और टोटल कितने हो जाएंगे, 1 और 2, नीचे 3 आएंगे। समझ में आ गया। अगर मुझे निकालने होते पानी के मोल, तो 2 को रखो ऊपर, और नीचे कितने रखने, हमेशा नीचे टोटल ही आएगा। तो यही डेफिनेशन में कह रहा, देखो किसी भी घटक का मोल प्रभाज जब निकालते हैं, उस घटक के मोल को तो रखो ऊपर जिसके तुम्हें निकालने, और नीचे देखो क्या लिखा, कुल मोल रखो नीचे। टी का मतलब टोटल। एक तत्व लिया मैंने नमक, फिर समझो इसके है 2 मोल, फिर इसमें मिलाई मैंने चीनी, इसके है 3 मोल, फिर इसमें मिलाया मैंने पानी, इसके है 5 मोल। अब कितने घटक है इसके अंदर, 3 घटक है। अब मैं किसी के भी मोल प्रभाज निकलवाऊं आपसे, अगर मैं कहूं चीनी के मोल प्रभाज बताओ, किसके बताने, तो जिसके बताने उसके मोल को तो रखे ऊपर, और नीचे टोटल 2 और 3 5 और 5 10 नीचे। अब 3 घटक थे, जिसके निकालने उसके तो मोल रखो ऊपर, क्लियर, और नीचे हमेशा कुल मोल। देखो एक शब्द आ रहा कुल का मतलब टोटल रखना। अब बताओ मोल प्रभाज समझ में आया नहीं आया। तो मोल प्रभाज उसी के कहते हैं कि जिसके मोल प्रभाज निकालने उसके मोल तो ऊपर और नीचे टोटल से भाग कर दो, तो मोल प्रभाज निकल के आ जाते हैं। इस तरीके से आपकी समझ में पूरा मोल प्रभाज, एक बार डेफिनेशन हो देख लो। देखो ये था, विलयन के किसी घटक जिसका निकालना के मोलों और विलयन में उपस्थित सभी घटक नीचे टोटल के कुल संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। वही तो हुआ, मोल का एक घटक और नीचे टोटल। और हमेशा ध्यान रखना, मोल प्रभाज जिसके भी निकालोगे 1 से कम ही आएगा। सभी मोल प्रभाज के टोटल का योग 1 होता है। कितना होता है, 1। मोल प्रभाज का टोटल 1 होता है। ये देखो न्यूमेरिकल भी आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है 1 का 1 मोल था, 1 के 3 मोल थे, तो टोटल मोल कितने थे, 4। जिसके निकालने, किसके निकालने, बी के, वो ऊपर और नीचे टोटल, तो आ जाएंगे। अब तो समझ में आ गया मोल प्रभाज। तो ये हुई आज पूरा का पूरा रासायनिक सांद्रता ज्ञात करने की विधि। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स भी करो। थैंक यू।